हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ हाउस ऑफ बायोलॉजी। और मैं आपका अपना बायोलॉजी टीचर डॉक्टर राहुल पंडित। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने देखा था टेस्ट क्रॉस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा है टेस्ट क्रॉस। अब मैंने बताया था कि टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है। ठीक है ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फाइंड करने के लिए किया जाता है। अब क्या फाइंड करना है? ठीक है, मेंडल ने क्यों इसको डिवाइस किया था? क्योंकि जो जीनोटाइप होता है, जो हाइब्रिड निकलता है, F1 हाइब्रिड में तो हमें तो पता है। ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाइब्रिड क्रॉस हो, F1 जनरेशन में क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ये आगे आता है और वो हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है ना, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। लेकिन फिनोटाइप एक्सप्रेशन कौन सा होने वाला है? डोमिनेंट कैरेक्टर का। लेकिन F2 जनरेशन में हमने देखा था कि वहाँ पर क्या होता है, एक तो कैपिटल टी होता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, टॉल। ठीक है ना, टॉल की दो पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट कौन सा जीनोटाइप है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस से। ये हमने देख लिया था। अब इसका हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मदद से हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अगर यहाँ हमारे पास एक रिसेसिव फिनोटाइप है, हमें जीनोटाइप पता नहीं, इसकी वजह से बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो रिसेसिव है तो हमें उसका जीनोटाइप पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो वो कब एक्सप्रेस होता है? सिर्फ और सिर्फ जब वो रिसेसिव हो, दोनों एलील। इसका मतलब स्मॉल आर हमने क्या लिया है? कलर। तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप वाइट फ्लावर, स्मॉल आर हमने क्या लिया यहाँ पे? वाइट फ्लावर, स्मॉल आर। अब इसको हम क्रॉस करने वाले हैं। देखिए स्मॉल आर है और स्मॉल आर है। अब हमारे पास एक फ्लावर है या प्लांट है, ठीक है, उसका जीनोटाइप हमें अननोन है, हमें पता नहीं है बच्चों। उस प्लांट का जीनोटाइप हमें पता नहीं है। वो क्या हो सकता है? एक तो कैपिटल आर हो सकता है या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि फिनोटाइप हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर? डोमिनेंट फिनोटाइप हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर? रेड फ्लावर, मतलब ये कलर फ्लावर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फिनोटाइप तो पता है ये रेड फ्लावर है, लेकिन इसका जीनोटाइप पता नहीं है। ये कैपिटल आर भी हो सकता है या कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। तो अब देखिए कैसे पता चलेगा इसको जीनोटाइप। अब हम इसको क्रॉस करेंगे इस रेसिसिव फिनोटाइप के साथ, रेसिसिव के साथ। टेस्ट क्रॉस क्या बताता है कि जो हाइब्रिड होता है हम उसे बैक क्रॉस करते हैं विद द रेसिसिव पेरेंट, इसकी वजह से हमने रेसिसिव लिया है। ठीक है, चलो अब आगे क्रॉस करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये स्मॉल आर और यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल आर। अगर ये हुआ तो क्या होने वाला है? ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर मिलेगा आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए अब ये फ्लावर कैसे है? ऑल रेड फ्लावर्स आपको मिल चुके हैं बच्चों। ठीक है, ऑल फ्लावर कैसे दिखने वाले? रेड। फिनोटाइप तो उनका रेड ही दिखने वाला है ना आपको। ठीक है, चलो मतलब ऑल रेड फ्लावर। अगर आपको ऑल रेड फ्लावर मिलते हैं, चलो ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पर भी स्मॉल आर और अब ये लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर। तो आपको क्या मिला? रेड कितने मिले? 2 मिले। स्मॉल आर क्या है? वाइट है, वो कितने मिले? 2 मिले।
इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, 1:1 रेशियो हो गया। तो आपको क्या मिलने वाले है, रेड और वाइट का रेशियो, रेड इज टू वाइट रेशियो क्या मिलने वाला है, 1:1 मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला है, ऑल रेड मिला है। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हम रेसिसिव के साथ क्रॉस करने के बाद अगर हमें ऑल द फ्लावर्स अगर रेड मिल जाते हैं, इफ वी ऑब्टेन अ रेड फ्लावर्स, ऑल द प्रोजेनी विल बी रेड फ्लावर्स, देन द फ्लावर इज, हेंस द फ्लावर इज रेड होमोजाइगस। ये कौन सा होने वाला है, होमोजाइगस। देखिए ये होमोजाइगस है, इसकी वजह से ऑल रेड फ्लावर मिले। तो अगर हमें रेड फ्लावर मिलते हैं ऑल, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो जीनोटाइप है, जो फिनोटाइप पता था रेड फ्लावर, इसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस रेड। ठीक है, मतलब जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब देखिए बच्चों, आप बोलोगे जीनोटाइप तो पता नहीं था, आपने यहाँ पर कैसे लिया। हमने क्या बताया, अगर वो डोमिनेंट फिनोटाइप रेड कलर दिखा रहा है तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है ना जीनोटाइप की, एक तो कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसकी वजह से हमने एक बार इसको लेके देखा और एक बार इसको लेकर देखा। अगर इसके साथ अगर ये आता है तो इसका मतलब जीनोटाइप कैपिटल आर है, अगर ऑल रेड मिलने वाले हैं तो। अगर आपको 1:1 रेशियो में रेड एंड वाइट मिलने वाले हैं तो इसका मतलब फ्लावर क्या हो गया यहाँ पर, फ्लावर इज हेटेरोजाइगस, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो जीनोटाइप क्या हो गया, उस अननोन टाइप, जीनोटाइप जो अननोन ये क्या होने वाला है, कैपिटल आर स्मॉल आर होने वाला है। तो देखिए हमने ऐसा जीनोटाइप इसका फाइंड कर लिया, खोज लिया। ठीक है ना, वैसा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए आप लीजिए और से एग्जांपल ले सकते हैं और क्रॉस करके देखिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी टेस्ट क्रॉस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में। अब आगे हमें जीन इंटरेक्शन पढ़ने की है, मतलब जो आगे मेंडेलियन का डेविएशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिपेंड है जीन के इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, देखिए अब जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या है, अ फिनोटाइप expression of a gene can be modified or influenced by the other gene। ठीक है, क्या होने वाला है, जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, फिनोटाइपिक का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर दिखने वाला है किसी भी जीन का, ऑफ अ जीन कैन बी मॉडिफाई, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है या वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द अदर जीन। मतलब ये एक जीन क्या होता है, उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होने वाला है वो एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो जाता है या इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, बाय द अदर जीन। अब ये जो इंटरेक्शन होती है जीन के बीच, देखिए अब ये क्या है, इंटरेक्शन है, मतलब G1 है जो वो कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, अदर जीन इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसके कैरेक्टर को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, इसके कैरेक्टर को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो अब उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। ये दो जीन के बीच के अंदर क्या होगी, इंटरेक्शन हो गई, तो इसकी वजह से हम इसे कहते हैं जीन इंटरेक्शन। तो बच्चों ये जो जीन इंटरेक्शन होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द जीन इंटरेक्शंस। कौन कौन से, सिंपल है, इंट्राजेनिक इंटरजेनिक। कौन से, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। अब इंट्राजेनिक का मतलब क्या, इंट्रा मतलब उन्हीं के अंदर। देखिए अब जैसे हम बोलते हैं कि इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है कि इस सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर। अगर इंटरसेलुलर बोलेंगे तो क्या होगा, 2 सेल होने वाले, 2 अलग अलग सेल, हाँ 2 अलग अलग सेल, और इसके बीच में का फ्लूइड तो बोलेंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड, और सेल का अंदर रहा था हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इंट्राजेनिक, इसका मतलब क्या है, द इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन अलील्स ऑफ सेम जीन। जैसे यहाँ पर एक सेम सेल के अंदर की इंटरेक्शन हो रही है या फ्लूइड है, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वैसे ही द इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन अलील्स ऑफ अ सेम जीन,
मतलब एक कोई जीन है, सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके दो अलील होने वाले हैं ना, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो इस अलील के अंदर, सॉरी इस जीन के अंदर जो दो अलील है इनके बीच में जो इंटरेक्शन होने वाली है उसको हम कहते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील। ठीक है, यही हमें आगे पढ़ने का है। तो सेकंड देखते हैं, दैट इज इंटरजेनिक इंटरेक्शन ऑफ द जीन्स। इंटरजेनिक इंटरेक्शन ऑफ द जीन क्या होता है? इट ऑकर्स इन डिफरेंट जीन्स। जैसे यहाँ पर दो डिफरेंट सेल थे बच्चों, वैसे क्या बोल रहे हैं, टू डिफरेंट इन अ डिफरेंट जीन्स ऑन द सेम और अ डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब दो डिफरेंट जीन के अंदर इंटरेक्शन होने वाली है, लेकिन वो जो जीन है वो एक तो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रह सकते हैं या दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रह सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन, यहाँ पर एक जीन है यहाँ पर एक जीन है, इनके अंदर जो इंटरेक्शन होगी उसको बोलेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे हो सकते हैं? ऑन द सेम क्रोमोसोम और मे बी ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर यहाँ पर एक जीन है, ये जीन है, और इनके अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है इसको बोलेंगे इंटरजेनिक। यहाँ पर एक जीन है यहाँ पर एक जीन है, दो अलग जीन है और इनके बीच इंटरेक्शन हो रही है तो बोलेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पर ये जीन है और इस जीन के दो हमें क्या दिख रहे हैं, इसके फॉर्म दिख रहे हैं, मतलब अलील, एक डोमिनेंट एक रेसिसिव। तो इन दोनों के अंदर जो इंटरेक्शन होने वाली है जीन के अंदर, सेम जीन है ना, डिफरेंट जीन है, एक ही जीन है, उसी जीन के अंदर जो अलील के बीच में इंटरेक्शन हो रही है उसको बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक के एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन्स है। हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है, पॉलीजीन क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है एंड मल्टीपल अलील क्या है। तो आपको जीन के इंटरेक्शन समझ में आए होगी। सिंपल है, दो टाइप है, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। इसी इंटरेक्शन को हम पढ़ने वाले हैं आगे, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील। चलो अब आगे पढ़ते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे का हमारा टाइप क्या है, सॉरी इंट्राजेनिक हम पढ़ रहे हैं, तो इंट्राजेनिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं, कोडोमिनेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर बाद में आगे जाएंगे। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें वर्ड से याद रखना है। ठीक है, इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं डोमिनेंस भी, लेकिन वो डोमिनेंस कैसा इनकम्प्लीट है ये आपको समझ लेने का है। मतलब कोई भी ये जो इसके अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होने वाला है वो कंप्लीट नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से कह दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डेफिनेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, incomplete dominance both the gene of an allelomorphic pair express themselves equally, sorry not equally, partially। चलो ये हो गया डेफिनेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोल रहा है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द जीन्स ऑफ एन अलीलोमॉर्फिक पेयर। ठीक है, मतलब दो जीन्स, ठीक है, बोथ द जीन्स ऑफ एन अलीलोमॉर्फिक पेयर। अलीलोमॉर्फिक पेयर आपको पता है, अलील का मतलब पता है कि टू फॉर्म ऑफ ए जीन। ठीक है ना, तो जो दोनों फॉर्म रहने वाले जीन के वो जो पेयर होती है उसमें से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने वाला है या जीन वो एक्सप्रेस होने वाले हैं वो कैसे होते हैं, पार्शियली
एक्सप्रेस होते हैं। इस वर्ड को आपको याद रखना होगा, पार्शियली। वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं? पार्शियली, नॉट इक्वली। इसका मतलब क्या है? पार्शियली हमने कह दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो दो जीन रहने वाले हैं वो दोनों जीन अपना कैरेक्टर आगे एक्सप्रेस करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो टॉल दिखने वाला है या सिर्फ वो डॉर्फ दिखने वाला है, तो यहाँ पर वो दोनों ही कैरेक्टर आने वाले हैं। दैट इज वाई पार्शियली। समझ में आ रहा है? दोनों ही कैरेक्टर आगे जाने वाले हैं। दैट इज वाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कोई भी जीन, कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर रहा है कंप्लीटली, इसकी वजह से हम कह दे रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट्स वाई कहा है पार्शियली वो एक्सप्रेस होने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल के साथ हम इसे पढ़ेंगे, तब आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल है हमें 4 o'clock प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? 4 o'clock प्लांट। इसका अनदर नेम है, साइंटिफिक नेम मिराबिलिस जलापा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अदर भी एग्जाम्पल है, दैट इज स्नैपड्रैगन। ठीक है, कॉमन नेम है इसका, साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम मैजस। एंटीरिनम मैजस। तो ये दो एग्जाम्पल है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अपन समझ लेते हैं। अब देखिए, हमने स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये जो स्नैपड्रैगन होता है इसके अंदर हम पी ले रहे, इसका मतलब क्या है? पेरेंट जनरेशन। ठीक है, पेरेंट जनरेशन। दो टाइप के फ्लावर होते हैं, रेड एंड वाइट। इसके अंदर दो टाइप के फ्लावर मिलते हैं, रेड एंड वाइट। तो फिनोटाइप होगा रेड एंड वाइट। अब डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे? जीनोटाइप। ठीक है, ये क्या है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होने वाला है? रेड का कैपिटल आर और वाइट का स्मॉल आर होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे गैमेट। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, आपको पता है। गैमेट यहाँ पर होमोजाइगस है तो एक ही गैमेट बनेगा, दैट इज कैपिटल आर। यहाँ पर भी होमोजाइगस कंडीशन तो एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल आर। अब क्या मिलेगा? इनके फ्यूजन होने के बाद आपको मिलेगा F1 जनरेशन का प्लांट, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या हो गया? आपका F1 जनरेशन हो गया, सिंपल। अब देखिए, ये जो प्लांट है, हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था मेंडल का, उसके अंदर हमने डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल प्लांट लिया था और रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ लिया था, और F1 के अंदर हमें मिला था टॉल प्लांट। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वही कैरेक्टर हमें मिला था। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें क्या दिखता है? द कलर ऑफ फ्लावर इज पिंक। देखिए, डेविएशन मिला हमें। मेंडल ने जो बताया था कि F1 जनरेशन के अंदर अगर हम एक प्योर डोमिनेंट को प्योर रिसेसिव से क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर ऑल प्लांट हमें कैसे मिलेंगे? वो डोमिनेंट कैरेक्टर के मिलेंगे। लेकिन हमें वैसा नहीं दिखा, यहाँ पर बीच में का कैरेक्टर निकल के आया। दैट्स वाई हियर इज नो कंप्लीट डोमिनेंस। इसकी वजह से हमने क्या कह दिया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दो जो जीन है वो पार्शियली एक्सप्रेस हो चुके हैं, मतलब आर भी एक्सप्रेस हो चुका है, कैपिटल आर, और स्मॉल आर भी एक्सप्रेस हो चुका है। इसकी वजह से मिक्सिंग हो गई रेड कलर और वाइट कलर की, और बीच में का कलर निकल गया, दैट इज पिंक कलर। ये हो गया आपका सिंपल सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे। इसका हम F2 जनरेशन भी निकालेंगे। ये क्या होगा? F1। तो हम क्या करेंगे आगे? सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग करेंगे मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करेंगे विथ कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए, गैमेट्स हमें दो डिफरेंट टाइप के गैमेट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको सब प्लांट कैसे मिले? पिंक मिले। अब गैमेट कैसे तैयार होने वाले हैं? गैमेट दो टाइप के, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर।
अब इनका हम पुनेट स्क्वायर से F2 जनरेशन के प्लांट निकाल लेते हैं। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। अब देखिए क्या मिलेगा, ये क्रॉस होने के बाद कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब देखिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकलता है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकलेगा, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नली जो हमें दिखता है, फिनोटाइप क्या दिखने वाला है, क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए रेड जो निकला है, एक रेड है, दो हमें दिख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये फिनोटाइपिक के लिए बच्चों देखिए कैसे होने वाले हैं, पिंक होने वाला है, ठीक है ना। रेड नहीं, यहाँ पर रेड होने वाला नहीं है, यहाँ पर कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो पिंक निकल के आया है, बीच में का कलर मिक्सिंग हो गई, पार्शियली एक्सप्रेस हो चुका है, ठीक है ना। तो दो कैसे दिख रहे हैं हमें, पिंक, और आखिरी का एक दिखे वो कैसे दिखेगा, वाइट। तो यहाँ पर आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। लेकिन हम दूसरे कैरेक्टर जो मेंडल ने जो हमें बताया था, मेंडल का जो हमने पढ़ा तब हमें मिला था 3:1 रेशियो। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो डिविएट हो चुका है, मेंडेलियन ने जो इन प्रिंसिपल बताया उससे वो डिविएट हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स हम इसे कहते हैं। चलो अब जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। अब जीनोटाइपिक रेशियो में सिंपल मैंने क्या बताया कि आपको सेम दिखने वाला चाहिए, मतलब कैपिटल आर अगर हमने पकड़ा, ठीक है, तो इसके अंदर हमें कैपिटल आर वाले कितने मिलने वाले हैं। तो कैपिटल आर मुझे तो एक ही दिख रहा है, एक ही है कैपिटल आर। अब देखिए सेकेंड दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर के कितने दिख रहे हैं, एक और दो, तो ये हो गया दो। और एक प्योर आपको वाइट दिखने वाला है, 1, मतलब एक प्योर रेड, दो पिंक और एक वाइट, मतलब जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 निकल के आया है। मतलब फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम। लेकिन ये तो मेंडल ने नहीं बताया था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर ऐसा नहीं था। मेंडल ने बताया था कि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है। इसकी वजह से हम इसे, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, आगे जो पढ़ने वाले कोडोमिनेंस, इसे कहते हैं डेविएशंस फ्रॉम द मेंडल और मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। मतलब मेंडल ने क्या बताया था, अगर कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसके अंदर हमें 3:1 रेशियो दिखना चाहिए फिनोटाइपिक रेशियो, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो मेंडल के बाद सामने आई, उसे हम कहते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो हम पढ़ रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन द जीन्स के अंदर, ठीक है। चलो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1। चलो अब आगे सेकेंड देखेंगे कोडोमिनेंस। सेकेंड क्या देखेंगे, कोडोमिनेंस। पिछला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये है कोडोमिनेंस, ठीक है। ये क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। कोडोमिनेंस क्या कहता है, इन कोडोमिनेंस both the genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 हाइब्रिड, ठीक है। मतलब पिछला जो पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो बोल रहा था कि
देम सेल्स एक्सप्रेस करता है पार्शियली और ये बोल रहा है इक्वली। तो ये डिफरेंस है, मतलब दोनों जीन जो है वो क्या होने वाले हैं, दोनों जीन उनके जो कैरेक्टर है वो इक्वली एक्सप्रेस करने वाले हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, पार्शियली, मतलब क्या आपको ऐसा दिखा कि आधा फ्लावर रेड है और आधा फ्लावर वाइट है, ऐसा नहीं दिखा, ठीक है ना। अगर ऐसा दिखता तो हम उसको तब क्या बोलते, इक्वली एक्सप्रेस हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखा, बीच में का कलर दिखा, दैट इज पिंक कलर, दैट इज बाय पार्शियली, मतलब वो दोनों कलर मर्ज हो गए, ठीक है। अब कोडोमिनेंस में क्या होने वाला है, इक्वली आपको वो कैरेक्टर दिखने वाला है उस जीन का, वो खुद को एक्सप्रेस करने वाले हैं, वो F1 हाइब्रिड हो, दैट इज इन F1 हाइब्रिड। अब इसके अंदर हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल है दैट इज कोट कलर ऑफ द स्किन, सॉरी कोट कलर इन द कैटल, कोट कलर इन कैटल, ठीक है। अब देखिए पेरेंट जनरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लेंगे, पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन के अंदर हमने लिया फीमेल और मेल। फीमेल यहाँ पर हमने लिया है रेड और मेल लिया है हमने वाइट, ठीक है। इसका जीनोटाइप कैसे दिखाएंगे, जीनोटाइप कैपिटल आर से दिखाया जाता है और इसका डब्ल्यू से दिखाया जाता है। स्मॉल आर नहीं लेना है, यहाँ पर डब्ल्यू लेना है, ठीक है, वाइट के लिए। अब आगे अब देखिए यहाँ पर हमने जीनोटाइप ले लिया, ठीक है। गैमेट देख लेते हैं, आगे क्या होगा, गैमेट आपको पता है होमोजाइगस है तो एक कैपिटल आर होगा और यहाँ पर एक ये भी होमोजाइगस है तो एक डब्ल्यू होगा, मतलब एक ही के टाइप के गैमेट तैयार होने वाला है। अब फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, F1 जो जनरेशन मिलेगा इसके अंदर कैपिटल आर और एक कैपिटल डब्ल्यू, ये क्या होगा आपका F1 जनरेशन। अब देखिए हमने क्या लिया है, रेड लिया है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक फीमेल को लिया है वो है वाइट, ठीक है। तो ये जो दो कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हमें मिलता है रोन, इसे बोलते हैं रोन। रोन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो कैटल होने वाली है उसके अंदर हमें ऐसे क्या दिखेंगे, दोनों कलर के पैचेस दिखेंगे। अब देखिए जो मैं यहाँ पर डार्क पोर्शन दिखा रहा हूँ वो क्या है, आपको ब्लैक दिखेगा लेकिन आपको इसे रेड समझने का है, ठीक है, इसकी वजह से मैं आर कह दे रहा हूँ। और ये यहाँ पर जो दिखेगा ये क्या है, बीच बीच में का कलर ये है वाइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेड कलर भी दिख रहा है और वाइट कलर भी दिख रहा है उस कैटल के अंदर, तो इक्वली हमें वो कलर दिखने वाले हैं। इसकी वजह से कहा है कि वो दोनों जो जीन्स होते हैं इक्वली आगे एक्सप्रेस होते हैं। आपको ऐसा दिखा कि रेड और वाइट मिक्स हुआ और पिंक कलर निकल के आया जो यहाँ पर दिखा था स्नैपड्रैगन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, रेड कलर भी आया वाइट कलर भी आया, ठीक है ना। जो उसकी कोट होती है उसका हमें रेड कलर भी दिख रहा है, कुछ पैचेस दिख रहे हैं रेड कलर के और वाइट कलर के, दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि वो इक्वली क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। चलो अब F1 जनरेशन का हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग ऑफ F1, ठीक है, सेल्फिंग ऑफ F1 के अंदर क्या है, कैपिटल आर डब्ल्यू इनको हम क्रॉस करेंगे। अब गैमेट हमें पता है, एक आर यहाँ पर एक डब्ल्यू, यहाँ पर एक आर, यहाँ पर एक डब्ल्यू, ठीक है ना। हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो दो दो गैमेट मिलने वाले हैं। अब पुनेट स्क्वायर के मदद से हम क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, कैपिटल आर डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, मेल फीमेल। आर यहाँ पर क्या होने वाला है, आर डब्ल्यू, यहाँ पर क्या होने वाला है, आर डब्ल्यू, यहाँ पर क्या होने वाला है, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये आपका क्या हो गया, F2 जनरेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए चलो जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने
फिनोटाइपिक रेशियो निकाला और जीनोटाइपिक रेशियो निकाला, वैसे देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। जीनोटाइपिक रेशियो, अब फिनोटाइपिक रेशियो देखिए क्या है। फिनोटाइपिक के हम क्या देखेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर हम मुझे दिख रहा है कैपिटल आर, तो यहाँ पर ये रेड होने वाला है, तो रेड एक है। RW है, ये क्या होने वाला है रोन, तो ये 2 है। और एक वाइट है, मतलब 1:2:1 सेम रेशियो निकल के आया जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें दिखा। यहाँ पर भी हमें 3:1 रेशियो नहीं दिखा। ठीक है, चलो जीनोटाइपिक रेशियो भी देखेंगे। कैपिटल आर 1 है, RW 2 है और WW 1 है, तो 1:2:1 रेशियो हो गया। तो यहाँ पर भी हमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम दिख रहा है। और मेंडल ने क्या बताया था कि फिनोटाइपिक रेशियो हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3:1 होता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। इसका मतलब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो अलग होते हैं, लेकिन हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में ये रेशियो जो मेंडल ने बताए थे उससे अलग दिखते हैं। तो ये जो को डोमिनेंस है ये भी क्या है, मेंडल के प्रिंसिपल से डिविएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका को डोमिनेंस। मतलब को डोमिनेंस में क्या होता है, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल्स है जो हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं, को डोमिनेंस दिखाते हैं। दैट इज़ वाई लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने कहा था कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सभी जगह पर हमें वो लॉ फॉलो होते हुए नहीं दिखता है। यहाँ पर हमें डेविएशन दिख रहा है ना, हाँ, इसकी वजह से हमने वहाँ पर कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये यूनिवर्सली अप्लाइकेबल नहीं होता है, सभी के अंदर हमें ये नहीं दिखता है। चलो अब आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पहले हम ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, सॉरी मल्टीपल अलील देख लेते हैं। ठीक है ना, जो मैंने एग्जांपल बताया था, इसका एग्जांपल बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है ना, मल्टीपल अलील, इसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, चलो अब देखेंगे आगे मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। थर्ड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड देखा कोडोमिनेंस और थर्ड देखने वाले हैं मल्टीपल अलीलिज्म। अब मल्टीपल अलीलिज्म का मतलब क्या है, व्हेन मोर देन 2 अलील्स, ठीक है, व्हेन मोर देन 2 अलील्स फॉर वन जीन, मतलब कोई कैरेक्टर के लिए, एखादा कैरेक्टर के लिए अगर वहाँ पर 2 से ज़्यादा अलील या उस जीनोटाइप के लिए या फिनोटाइप के लिए 2 से ज़्यादा अलील प्रेजेंट होते हैं, तब हम उसे कहते हैं मल्टीपल अलील। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा है, यहाँ पर 2 टाइप के अलील थे, लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 अलील्स फॉर 1, यहाँ पर आपको ये इस वर्ड पे फोकस करना है, फॉर 1 जीन और 1 फिनोटाइप। मतलब एक फिनोटाइप का मतलब है कि वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर हमें दिखता है, तो उस कैरेक्टर के लिए जो एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके लिए क्या होने वाले हैं, 3 डिफरेंट अलील होने वाले हैं, मोर देन 2, दैट इज़ वाई मल्टीपल अलील, उसे हम कहते हैं मल्टीपल अलील। ठीक है, मोर देन 2 अलील्स फॉर 1 जीन और फिनोटाइप। एक जीन है, उस जीन के लिए 2 से ज़्यादा 3 अलग अलील है, तो उसे कहते हैं मल्टीपल अलील। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन। चलो अब देख लेते हैं कैसे। ABO ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर जो जीन होता है वो जीन होता है आई जीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी आई जीन है, ये आई जीन कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप, इट कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप। अब ये जो अलील होता है, सॉरी जीन होता है,
इसके 3 डिफरेंट क्या होते हैं, अलील होते हैं। कौन से अलील होते हैं? आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, ये 3 हमें डिफरेंट 3 टाइप के अलील दिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यूजुअली हमने क्या देखा था, जैसे हमने पी प्लांट के अंदर देखा, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये डॉर्फ, ये टॉल, ए टॉल। देखिए अलील कितने हैं, कैपिटल टी 2, यहाँ पर भी 2 अलील है, यहाँ पर भी 2 अलील है, लेकिन यहाँ पर 3 अलील है, 1 2 और ये थर्ड, दैट इज़ वाई मल्टीपल अलील। समझ में आई बात? मोर देन 2 अलील्स, जहाँ पर 2 से ज़्यादा अलील एक कैरेक्टर को या जीन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। चलो अब देख लेते हैं कैसे है। अब इसके अंदर जो होता है, ये जो होता है क्या, आई ए एंड आई बी, ये दोनों डोमिनेंट होते हैं, और ये जो स्मॉल आई होता है ये रेसिसिव होता है। ठीक है, अब लेकिन इनका जो जीनोटाइप होता है, ठीक है, पहले फिनोटाइप देख लेते हैं। फिनोटाइप, अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप का हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप दिखता है। मतलब क्या, ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, या ब्लड ग्रुप ए बी होता है, या ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये बीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमें 4 टाइप के ब्लड ग्रुप दिखते हैं। कौन से? मतलब एक्सप्रेस जो होता है, एक्सप्रेस के अंदर हमें 4 ही डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप दिखते हैं। एक तो क्या, ब्लड ग्रुप ए होता है, या तो बी होता है, या तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, या ओ ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन जीनोटाइप अगर देखेंगे तो वो कितने होते हैं? अब देखिए, ह्यूमन जो होता है वो डिप्लॉयड है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमें जो अलील दिखने वाले हैं, जो अगर इसके 3 फॉर्म है, लेकिन साथ में कितने रहने वाले? 2 ही फॉर्म रहने वाले हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, नॉट ट्रिप्लॉयड। अगर ट्रिप्लॉयड होता तो वो थर्ड सेट ऑफ क्रोमोजोम आ जाता, वो थर्ड अलील आ जाता। इसकी वजह से 2 ही साथ रहने वाले हैं। तो अगर ये ब्लड ग्रुप ए है, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? एक तो ये कैपिटल आई ए हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी, एक जीनोटाइप मिलता है हमें। एक मिलता है आपको आई बी जीनोटाइप मिलता है, एक आपको मिलता है आई बी जीनोटाइप मिलता है। ठीक है, एक मिलता है आपको आई ए स्मॉल आई, एक मिलता है आपको आई बी स्मॉल आई, 2 3 4, यहाँ पर हो गए 5, और एक मिलने वाला है आपको स्मॉल आई मतलब रेसिसिव। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 6 कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो जीनोटाइप कितने मिल रहे हैं? 6। फिनोटाइप कितने मिल रहे हैं? 4। अब देखिए, ये जो होगा, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप। ये क्या होगा? ए बी, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है। मैंने क्या बताया पहले, आई ए और आई बी डोमिनेंट है, ये दोनों क्या होते हैं? साथ में जाने वाले हैं। ठीक है ना, पार्शियली वो क्या हो गए? एक्सप्रेस हो गए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये एग्जाम्पल है, मैंने बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 3 एग्जाम्पल, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहा हूँ, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील बताया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक्सप्रेस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट होता है। ये दोनों, तो अगर ये दोनों साथ आए तो दोनों एक्सप्रेस होने वाले हैं। इसकी वजह से ए बी ब्लड ग्रुप आता है। यहाँ पर क्या होगा, ये होमोलोगस कंडीशन है, तो ब्लड ग्रुप बी होने वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? फिर से ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, क्योंकि ये रेसिसिव है, तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? बी मिलेगा, क्योंकि बी डोमिनेंट है, स्मॉल आई रेसिसिव है, तो यहाँ पर आपको बी ही मिलने वाला है। लेकिन अब देखिए, दोनों स्मॉल आई होते हैं, तो ये यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा? ओ ब्लड ग्रुप मिलता है, हम उसे कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। अब देखिए, यहाँ पर कितने फिनोटाइप मिले आपको? एक कैपिटल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए है, तो हम एक ही पकड़ेंगे ना, फिनोटाइप एक्सप्रेस तो ए ही हो रहा है, तो एक ए मिला, एक बी मिला, एक ए बी मिला और एक ओ मिला। तो ये यहाँ पर हमने फिनोटाइप लिख दिए, कैपिटल ए, एक बी, एक ए बी और ओ। तो हमें 4 फिनोटाइप मिलते हैं, लेकिन जीनोटाइप कितने मिलते हैं बच्चों?
6 जीनोटाइप हमें मिलते हैं। ये हो गया मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा अलील है एक जीन के लिए। जीन कौन सा है? आई। इस आई जीन के लिए कितने अलील है? यहाँ पर हमें दिख रहे 3 अलील है, एक आई ए, आई बी और स्मॉल आई। इसकी वजह से ये क्या, किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलीलिज्म का, क्योंकि मल्टीपल एलीलिज्म क्या कहता है? मोर देन 2 अलील्स फॉर अ 1 जीन और 1 फिनोटाइप। ठीक है, चलो इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ठीक है, जीनोटाइप अगर हमें पता है, ठीक है, सपोज कोई फादर है और मदर है, ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है। हम यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं, आई ए, आई ओ, आई बी, आई ओ। ठीक है, आई ओ जो होता है हम क्या कहते हैं उसे, वो रिसीसिव होने वाला है, आई ओ। ठीक है ना, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होने वाला है फादर का, वो क्या होने वाला है? ऑब्वियसली ए, मदर का बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गैमेट अपन को पता है आई ए, आई ओ होने वाला है, यहाँ पर भी आई बी, आई ओ होने वाला है। तो पुन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं। आई ए, आई ओ, फादर, मदर, आई बी, आई ओ। चलो यहाँ पर क्या होगा? आई ए, आई बी, यहाँ पर क्या होगा? आई बी, आई ओ, यहाँ पर क्या होगा? आई ए, आई ओ, यहाँ पर क्या होने वाला है? आई ओ, आई ओ। ये रिसीसिव है। अब ओ क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि रिसीसिव से ब्लड ग्रुप कौन सा आता है? ओ आता है, इसकी वजह से आई ओ दिखा दिया है। ठीक है, चलो अब देखिए ये जो होने वाला है ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये आई ए, आई बी है, तो ये ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ये दूसरा नंबर का ए क्या होगा? आई बी, आई ओ है, तो ये डोमिनेंट है, आई ओ रिसीसिव होता है, तो ये सिर्फ होगा बी। यहाँ पर भी आई ए डोमिनेंट है, आई ओ रिसीसिव है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? सिर्फ ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पर दोनों रिसीसिव है, तो एक्सप्रेस होगा ओ। तो देखिए यहाँ पर 4 इंडिविजुअल हमें मिले और 4 डिफरेंट टाइप ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं। मतलब एक इंडिविजुअल है, मतलब 25% हमें ए बी ब्लड ग्रुप मिलने वाला है, 25% बी ब्लड ग्रुप मिलने वाला है, 25% ए ब्लड ग्रुप मिलने वाला है और 25% चांसेस है कि वो ब्लड ग्रुप होने वाला है। इसका मतलब अगर वो जो फादर या मदर है उसका हमें उनके अगर ब्लड ग्रुप मालूम है, तो आगे का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर इतने चांसेस है कि 25% चांसेस हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, बी हो, ए हो या ओ हो। ठीक है, चांसेस 25% इक्वली है। चलो ये था हेटेरोजाइगस। अगर हम होमोजाइगस लेते हैं, इफ होमोजाइगस मतलब फादर का आई ए है और फादर मदर का आई बी है, होमोजाइगस कंडीशन है। अब देखिए आई ए, आई बी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा? आई ए, आई बी, यहाँ पर आई ए, आई बी, यहाँ पर भी आई ए, आई बी। तो यहाँ पर आपको सब कैसे दिख रहे हैं? ए बी ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं। मतलब 100% जो उनके आगे का प्रोजेनी वाली है, आगे के इंडिविजुअल होने वाले हैं, उनके अंदर ब्लड ग्रुप कौन से आने वाला है? 101% ए बी ब्लड ग्रुप आने वाला है। इसके बावजूद कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, अगर ये होमोजाइगस है तो ये इसका एप्लीकेशन है बच्चों। ठीक है, मल्टीपल एलीलिज्म के अंदर हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके अंदर ये ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप कैसे मतलब ए ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, बी ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, हम इसके डिटेल सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वो नहीं बताने वाला। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं, आगे का टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
ठीक है। देखिए मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल का जो वर्क था, ठीक है, मेंडल ने 1857 टू 1864 तक, मतलब 7 साल तक उसने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने उसका जो वर्क था वो पब्लिश किया इन 1865 में, ठीक है। लेकिन मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकग्नाइज रहा अप टू द 19th सेंचुरी। मतलब मेंडल की उसके बाद डेथ हो गई, ठीक है, उससे पहले ही 19th सेंचुरी के पहले ही। और मेंडल ने जो क्या बताया था, जो उसके प्रिंसिपल थे, उसको किसी ने वो रिकॉग्नाइज नहीं हुए, ठीक है। उसको वेरियस रीज़न थे, ठीक है ना, देयर आर डिफरेंट और सेवरल रीजन्स, ठीक है, फॉर द अनरिकग्नाइजेशन ऑफ द वर्क ऑफ मेंडल। उसका एक रीज़न था कि तब उस वक्त जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र था वो इजी नहीं होता था जैसे आज होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर या वो वैसा पब्लिश नहीं होता था, तो ज़्यादा लोगों के पास उसका एक्सपेरिमेंट नहीं पहुंचा। और मेंडल ने जो फैक्टर बताया था, जब उसे अब हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, तो उस फैक्टर का उसने कुछ मतलब उसके पास प्रूफ नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि इसे हम फैक्टर कह सकते हैं। उसने सिर्फ वो हाइपोथेटिकल बताया था फैक्टर, तो कोई साइंटिस्ट उसको मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे बहुत रीज़न थे कि उसकी वजह से उसने उसका जो वर्क था वो अनरिकग्नाइज रह गया। लेकिन बाद में 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मेंडल का जो वर्क था वो रीडिस्कवर हुआ। अब देखिए 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है। 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आए, दैट इज साइंटिस्ट डी व्राइस, कोरेंस एंड वॉन टी शेरमैक, ठीक है। कौन से 3 साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट डी व्राइस, उसे हम कहते हैं यूगो डी व्राइस, देन साइंटिस्ट कोरेन एंड साइंटिस्ट वॉन टी शेरमैक। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, मेंडल का जो वर्क था वो रीडिस्कवर किया, उसके ऊपर फिर से उन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी। जो मेंडल के पेपर थे जो उसने पब्लिश किए थे पेपर्स में, ठीक है, उसके अंदर उस पेपर के ऊपर उन्होंने क्या किया, फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इन 3 साइंटिस्ट ने। अब क्या हुआ, जब ये साइंटिस्ट थे, मतलब 19th सेंचुरी में ये जो डी व्राइस थे, उसी टाइम क्या हुआ था, जो माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आ चुकी थी, एडवांस माइक्रोस्कोपी आ चुकी थी। उसके वजह से क्या हुआ, एडवांस माइक्रोस्कोपी की वजह से, तो हमें न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व हुए, स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व इन अ न्यूक्लियस विच गेट्स डबल्ड एंड डिवाइड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। मतलब माइक्रोस्कोपी के यूज से हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर कोई तो स्ट्रक्चर होते हैं जो स्ट्रक्चर डबल हो जाते हैं और डिवाइड होते हैं जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। यह अब हमने सेल डिवीजन में पढ़ लिया है कि डबल होता है तो कौन डबल होता है, डीएनए डबल होता है, और वो डिवाइड भी हो जाता है, दैट इज क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। ये हमें अब पता चला है, बाद में मेंडल के जाने के बाद पता चला है, तब नहीं था, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं था तो न्यूक्लियस के अंदर का नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। लेकिन जब माइक्रोस्कोप आया, एडवांसमेंट हुई माइक्रोस्कोपी के अंदर, तब हमें वो दिखा। अब जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, जो डबल होते थे और सेल डिवीजन होने के पहले डिवाइड हो जाते थे, उस स्ट्रक्चर को हमने कहा है क्रोमोसोम्स। क्या कहा है, क्रोमोसोम्स। उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, क्रोमोसोम्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडीज, मीन्स क्रोमोसोम्स आर कलर बॉडीज, बिकॉज क्रोमोसोम जो होते हैं वो उनको कलर होता है जब हम उनको स्टेन करते हैं, स्टेनिंग करने के बाद उनको कलर आ जाता है, उसकी वजह से हमने उसे कहा है क्रोमोसोम्स, दैट इज कलर बॉडीज। उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, 1902 में और एक डिस्कवरी हुई। क्या डिस्कवरी हुई, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस सेल डिवीजन। मियोटिक सेल डिवीजन के दौरान पता चला कि वहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है। हमने पढ़ा है सेल डिवीजन में, माइटोसिस के अंदर भी, मियोसिस के अंदर भी क्रोमोसोम की क्या होती है, मूवमेंट होती है। वो मूव होते हैं टूवर्ड्स द पोल, और इक्वेटोरियल प्लेन पे भी वो आ जाते हैं, तो ये क्या होगी, मूवमेंट होगी। ये हमें बाद में पता चला है, मेंडल था तब पता नहीं था। तो 1902 में क्या डिस्कवरी हुई,
मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन। ये बात पता चली। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ आगे देखते हैं, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा हुआ उस मूवमेंट के पता चलने से। बाद में दो साइंटिस्ट आए, दैट इज साइंटिस्ट सुटॉन एंड बोवेरी। सुटॉन एंड बोवेरी, इन्होंने क्या किया, दिस सुटॉन एंड बोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम was parallel to the behavior of genes and used the chromosome movement to explain Mendel's laws। उन्होंने क्या बताया, इनको क्या ऑब्जर्व हुआ कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वैसा ही बिहेवियर किसका होता है, जीन का होता है। मतलब दोनों का जो बिहेवियर है वो पैरेलल है, जैसा क्रोमोसोम का था वैसा ही जीन का होता है, ये इन्होंने बताया। मतलब क्या होता है, अगर क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है तो जीन की भी मूवमेंट होने वाली है, ठीक है ना। और इन्होंने जो क्रोमोसोम की मूवमेंट थी उस मूवमेंट के साथ एक्सप्लेन किए मेंडेल की लॉस को। उन्होंने क्या बताया फिर, उन्होंने उस वक्त आर्गुमेंट दिया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमें पता है कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। मतलब अगर देखिए ये क्रोमोसोम है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके ऊपर फैक्टर है, अब उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, तब वो क्या बोलते थे, फैक्टर कहते थे, ठीक है ना। अगर इनका सेग्रीगेशन हो जाता है, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो इनके ऊपर जो फैक्टर कैरी हो रहे हैं, दैट इज एफ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इनके ऊपर जो फैक्टर कैरी हो रहे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्रोमोसोम है, ये बाइवेलेंट में आ चुका है, तो जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो ये अलग अलग हो जाता है, तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसके ऊपर जो फैक्टर है ये अलग हो गया और इसके ऊपर का फैक्टर है अलग हो गया, ये इस पोल पे आ चुका है और ये इस पोल पे आ चुका है। तो यही उन्होंने बताया क्रोमोसोम मूवमेंट के साथ। उनको ऑब्जर्व हुआ कि क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, और उन्होंने क्या बताया कि जैसा क्रोमोसोम बिहेवियर करता है वैसा ही जीन बिहेवियर करता है। इसका मतलब अगर क्रोमोसोम मूव हो रहा है तो उसके साथ क्या हो जाता है, जो जीन होता है वो भी मूव हो जाता है, मतलब जीन का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये सुटॉन और बोवेरी ने बताया। फिर इसके बाद क्या हुआ, उस जो सुटॉन और बोवेरी ने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब सुटॉन और बोवेरी ने क्या बता दिया कि जो इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है, मतलब फैक्टर, तो ये फैक्टर कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की मूवमेंट देखती है। इसकी वजह से उन्होंने कह दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो कैरेक्टर के ट्रांसफ़र करने की जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेसिस है, क्रोमोसोम के ऊपर। अब ये जो उन्होंने आर्गुमेंट किया, ठीक है, इसको तो कोई हमें वेरिफिकेशन चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चाहिए था, ऐसे तो नहीं बता सकते थेरोटिकली। तो फिर इसके बाद आया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, तो ये किया टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट ने, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी का, टी.एच. मॉर्गन ने। उन्होंने क्या, टी.एच. मॉर्गन डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिफिकेशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। ये क्या डिस्कवर करना चाहते थे कि जो वेरिएशन प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, वो कैसे होता है ये वो डिस्कवर करना चाहते थे, ठीक है। डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिफिकेशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो वेरिएशन प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, उसका बेस क्या है, ये उन्होंने डिस्कवर किया, दैट इज टी.एच. मॉर्गन ने। फिर एक्सपेरिमेंट के लिए उनको मटेरियल चाहिए मॉर्गन के लिए, तो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया फ्रूट फ्लाइज, टाइनी फ्रूट फ्लाइज। उनका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, वो जो कि फ्रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल थी वो लाइफ साइकिल खूब शॉर्ट थी, मतलब 2 वीक इनकी लाइफ साइकिल थी, 2 वीक्स में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती थी। देन लार्ज
नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, और इनके जो मेल एंड फीमेल थे वो इजीली डिस्टिंग्विश हो सकते थे, ठीक है ना। इसकी वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज़ किया एक्सपेरिमेंट के लिए एज अ मटेरियल, और इनको लेबोरेटरी में ग्रो करना भी इजी था, इसकी वजह से उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज़ किया। तो आगे फिर जब टी.एच. मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से दो बातें निकल कर आई, ठीक है, दो बातें हमारे सामने आई। वो जो दो बातें हैं वो है लिंकेज एंड सेकंड वन इज रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। दो कंसेप्ट हमें पता चले उस एक्सपेरिमेंट से, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप you like this lecture. So please like, share and press the bell icon for more notification. Thank you.